मेरे प्यारे सभी भाई मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आप सबको मैं हमारे मसीह चैनल कुनौद ट्रूथ 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की बहुत बड़ी गवाही है जो भाई के द्वारा आप सुनेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें कि उनके जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार से कार्य किया और किस तरह उनका जीवन परिवर्तित हुआ और कहां से कहां तक सफ़र उनका तय हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक वचन पढ़ेंगे परमेश्वर का। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। और मैं रांची का रहने वाला हूँ। बेसिकली उससे थोड़ा सा और दूर दुमका में एक मेरा साधारण परिवार में जन्म हुआ और फिलहाल मैं यहाँ भिलाई में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एक अधिकारी के रूप में पदासीन हूँ। इससे पहले कि मैं अपने बारे में बताऊं, प्यारे भाई और बहनों, एक चीज याद रखिएगा, जो मैथ्यू 18 अध्याय 20 पद में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूं। ये इसलिए मुझे याद है कि जब भी मेरे पिताजी प्रार्थना करते थे, ये चीज जरूर दोहराते रहते थे। और एक और पद है वो मैथ्यू का ही, मैथ्यू 24:35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. तो शुरू होता है कि मेरी गवाही। मैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ज्वाइन किया था, तो आप लोगों को पता है कि फोर्सेस में फिजिकल फिटनेस का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। और मैं बहुत लकी था कि मैं बहुत ही फिट था। अपने सर्विस के इनिशियल डेज में मैं इतना फिट था कि मैं कमांडोज को ट्रेनिंग करता था। अब मेरे लिए 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20, 25, 30 या 40 किलोमीटर दौड़ना कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं कई बार दौड़ा और ये स्टेट पुलिस के कमांडोज को ट्रेनिंग किया करता था। समय गुजरता गया और 2017 में मैं सिलीगुड़ी के नज़दीक एक हेडक्वार्टर है जलपाईगुड़ी में पोस्टेड हो गया। 2017 के लगभग सितंबर अक्टूबर में जब मैं वहां पे था, मैं गोल्फ खेलता था। तो सितंबर अक्टूबर में मुझे स्पाइन में दर्द होना शुरू हो गया। तो गेम के खेलते खेलते कभी कभी दर्द होता है अगर आप सही वार्म अप नहीं करते। तो इनिशियली मैं इग्नोर करते रहा। उस कैंपस में काफ़ी ऑफिसर्स रहते थे, अब मुझसे सीनियर सिर्फ एक ही था वहाँ पर। तो उसको मैं बताया कि सर मैं अभी थोड़ा दिन खेल नहीं पाऊंगा। तो उसने बोला कि जैसे फौज में कहते हैं कि जो ग्राउंड का दर्द ग्राउंड में ख़त्म होता है, तो इसके बाद भी थोड़ा दिन खेलते रहा, लेकिन बाद में काफ़ी मुझे दर्द होने लगा तो मैंने डिसकंटिन्यू किया। एक फिजियोथेरापिस्ट को बुलाया, उसने काफ़ी कोशिश किया, मसाज किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो उसने बोला कि सर हमको ये लग रहा है कि शायद कुछ और प्रॉब्लम होगा, अगर ये मसल्स का प्रॉब्लम होता ये ख़त्म हो चुका होता। इसके बाद ये दर्द बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते ये मेरा जो हिप है यहाँ पे इधर भी दर्द होने लगा और मुझे पैदल चलने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। बहुत बड़ा कैंपस था और उस कैंपस में भी मतलब एक राउंड ही कम से कम 3.5 किलोमीटर का होता था और मुझे बाद में इतना दर्द होता था चलने में, टेढ़ा टेढ़ा चलता था। 500 मीटर भी बड़ा मुश्किल से चल पाता था। और जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था तो मेरा ड्राइवर फिर लेने आता था। ये मेरे लिए बहुत दुख भरी समय था, दुख भरा दिन था, क्योंकि मेरे जैसा आदमी के लिए जो 5-10 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता था, कि 500 मीटर में ही थक जाता था, वापस आ जाता था इसमें।
अक्टूबर के बाद थोड़ा सा और समय हुआ तो दिसंबर में हम लोग का एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। एनुअल मेडिकल के टाइम में जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने फिजिकली जितना चेक करना था उसने चेक किया, उसने कुछ नहीं पाया। तो मैंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरा एक्सरे कर लीजिए। तो उसने एक्सरे किया, एक्सरे में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद मैंने बोला कि तो ठीक, कुछ नहीं मिल रहा है तो एमआरआई कर लीजिए, न सीटी स्कैन कर लीजिए। सीटी स्कैन का रिपोर्ट लेके आया, डॉक्टर को दिखाया, बोला कि नहीं कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। मैं सोचा कि हो सकता है कि अपने आप ये ठीक हो जाएगा। दिसंबर में मैं और मेरी मिसेस दोनों रांची में अपने घर में गए क्रिसमस के टाइम में। उसी टाइम एक शादी थी, तारीख हमको याद है, वो था 28 दिसंबर 28 दिसंबर 2017। जब हम दोनों वहाँ पे गए हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत फिट लग रहे थे, थोड़ा सा पतला भी हो गया था। और आजकल के ज़माने में पतला होना काफ़ी अच्छा ही माना जाता है। शादी के समय में जब यहाँ पार्टी चल रही थी तो एक छोटा सा घटना होता है, वहाँ पे मोड़ आया। मेरी मिसेस एक सीढ़ी से फिसल गई, फिसलने की वजह से उसके राइट एंकल में मोच आ गया। ठंडा का टाइम था तो धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगा और शाम होते होते ज़्यादा होने की वजह से हम दोनों अपने घर को चले गए। मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते दर्द इतना हो गया कि मैं बड़ा मुश्किल से अपने मिसेस को अपना अपार्टमेंट में लेके गया, कमरे में लेके गया। रात को पेन किलर वगैरह दिया, लेकिन दूसरे दिन हमने सोचा कि कुछ चेक किया जाए, एक्सरे वगैरह किया जाए। तो उसी बीच में हमारे अपार्टमेंट के दूसरे ब्लॉक में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन रहते हैं। दोनों वाइफ हस्बैंड हमारे घर आए। मैं उस टाइम कहीं बाहर गया हुआ था, तो मेरी मिसेस को सजेस्ट किया कि आप एक्सरे करा लीजिए, अदरवाइज हमें ठीक ही लग रहा है। तो फिर 29 दिसंबर 2017 को मेरी मिसेस का एक्सरे कराया। उसका रिपोर्ट शाम तक में मिल गया। तो 30 दिसंबर को फिर 11 बजे लगभग वो डॉक्टर वाइफ हस्बैंड हमारे घर में आए। वो रिपोर्ट को देखा तो मेरी मिसेस को बोला कि सब कुछ ठीक ठाक है। मैं इसलिए सारा चीज़ बता रहा हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मिसेस का सारा ठीक था, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मुझे स्पाइन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो हमको बोला कि आपके पास कोई एक्सरे है, कोई रिपोर्ट है? तो मैं बोला कि हाँ मेरे पास है। मैंने उसको दिखाया तो उसने भी बोला कि यहाँ तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, तो आप ऐसे कीजिए। उसने सजेस्ट किया कि आप पूरे स्पाइन का एमआरआई करा लीजिए। इट वॉज 30 दिसंबर 2017। तो दूसरे दिन मैंने 31 दिसंबर को मैंने अपना एमआरआई कराया। वो चूंकि 1 जनवरी को न्यू ईयर डे था, तो उस दिन वो रिपोर्ट नहीं मिला। 2 जनवरी को हमें वो रिपोर्ट मिला। तो 2 जनवरी भी हमने ये सोचा कि सभी आज के डेट में हो सकता है कोई पिकनिक मना रहा हो, कहीं अपने घर में कोई अच्छा खुशियां मना रहा हो, तो आज नहीं जाते हैं। 3 जनवरी 2018 को मैं और मेरी मिसेस वो डॉक्टर के घर गए, जो बगल उसी अपार्टमेंट दूसरे ब्लॉक में थे। शाम को गए हुए थे, तो नॉर्मल ये होता है कि न्यू ईयर के टाइम में केक, मिठाई, चाय, कॉफ़ी इसी का इंतजार चल रहा था। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका रिपोर्ट कहाँ पे है? तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर गंभीर हो गए। थोड़ी देर के बाद हमको बोले कि मुर्मू साहब ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, आपको तुरंत मुंबई चले जाना चाहिए। मैं समझ में आया नहीं मुझे। मैं बोला कि डॉक्टर वो तो मुझे भी पता है कि डॉक्टर रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन क्या ठीक नहीं है ये हमको नहीं पता है, इसमें वो बताइए हमको। तो थोड़ी देर के बाद में गंभीर स्वर में बोला, जहां तक मुझे नॉलेज है और जितना इस रिपोर्ट में लिखा है, उससे ये इंडिकेट होता है आपके लंग्स में कैंसर है। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा न्यूज़ था, बहुत ही बड़ा खबर थी कि मेरे जैसा आदमी को एक
लंग्स कैंसर हुआ है। और ये उसमें उस रिपोर्ट में ये भी सजेस्ट किया हुआ था कि मुझे तुरंत ही अपना चेस्ट का सीटी स्कैन कर लेना चाहिए। ठीक उस दिन शाम था, हम तुरंत उसी टाइम ही मैं और मेरी मिसेस उसी जहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर था वहाँ पे चले गए और उसका सीटी स्कैन करने के लिए वो हमने रात को ही परफॉर्म कर लिया। वो नेक्स्ट डे मतलब 4 दिसंबर को उसका रिपोर्ट मिला। डॉक्टर अपना जो क्लिनिक था वहीं पे वेट कर रहा था, हम रिपोर्ट लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि ये बिल्कुल कंफर्म है, आपके चेस्ट में कैंसर, आपके लंग्स में कैंसर है। उसमें उसका डायमेंशन वगैरह भी सब कुछ लिखा हुआ था। बहुत मुश्किल घड़ी थी। मेरा बेटा उस टाइम पुणे में पढ़ रहा था। हमने सोचा कि अभी क्या किया जाए, क्योंकि लंग्स में कैंसर होना इतनी बड़ी बात थी। क्योंकि मुझे पता था शायद मैं अगले 3 महीना जिंदा रहूँगा या 4 महीने या 6 महीने, और शायद उससे ज़्यादा जिंदा रहने का मेरे पास कोई स्कोप नहीं था। हमने सोचा कि बहुत कम लोगों को बताते हैं। अब मेनली मेरी माँ को नहीं बताते हैं क्योंकि काफ़ी एज हो चुका है और शायद मेरा ये खबर सुन के उनको ये अच्छा ना लगे और कुछ अनहोनी घटना ना हो जाए। न्यू ईयर के टाइम में तो हम सभी दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स थे, गुड विशेष आ रहा था, लंबी लाइफ के बारे में विशेष आ रहा था। और मैं भी उस टाइम यही कर रहा था। मैं अपने बॉस को, डीआईजी को कॉल किया, हैप्पी न्यू ईयर सर। तो उसने भी बोला हैप्पी न्यू ईयर, बी हैप्पी। मैं बोला कि देयर इज़ नथिंग हैप्पी अबाउट मी सर, क्योंकि मुझे लंग्स कैंसर डिटेक्ट हुआ था। बोले हाउ कैन इट बी, तुम जल्दी आ जाओ, विल डू समथिंग, हम लोग कुछ करेंगे। तो फिर मैं 5 तारीख को रांची से निकला, दुमका गया, वहाँ पे रुका, और 6 तारीख को मैं जलपाईगुड़ी, मैं मिसेस के साथ में पहुँच गया। मैं अपने डॉक्टर से, बीएसएफ के डॉक्टर से बात किया। मैं उससे मिला तो उसने हमको सजेस्ट किया कि दिनेश तुम जहाँ जाना चाहते हो वहीं भेज दूंगा, लेकिन मेरा सजेशन है कि तुम ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का कुछ कनेक्शन है कि जल्दी तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो मैं 10 तारीख को दिल्ली पहुँच गया। 11 तारीख को एम्स न्यू दिल्ली गया, वहाँ डॉक्टर से मिला। जब उसने रिपोर्ट देखा तो उसने बोला कि बिल्कुल कंफर्म है, ये लंग्स कैंसर है। उसने कुछ टेस्ट रेकमेंड किया। इतने में हमको एक और पता लगा कि एक लेडी डॉक्टर, बहुत सीनियर डॉक्टर थी, जो कैंसर डिपार्टमेंट में थी, जो हमारे डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर था, उसी के रिलेटिव्स थे। मैं उसके पास गया, उसने रिपोर्ट देखा, तुरंत ही जो एम्स में कैंसर डिपार्टमेंट के एचओडी थे उसके पास लेके गया। रिपोर्ट देखने के बाद बोला कि सारा कंफर्म ही है, वी कैन स्टार्ट विद द मेडिकेशन। तो इसके बाद फिर वो जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है, एक टीम होता है, वहाँ पे मैं गया। तो उसने बोला कि एक और टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं पैट स्कैन, PET, पैट स्कैन। उस टाइम में ये एम्स में वो जो मशीन खराब था, तो मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में गया। इट वॉज बिट एक्सपेंसिव ऑल्सो। वहाँ से जो रिपोर्ट आया तो दूसरे दिन आया, तब तक ये 12-13 तारीख हो चुका था इसमें। रिपोर्ट आने के बाद फिर दोबारा हम डॉक्टर के पास गए, जो ट्रीटिंग डॉक्टर के पास। उसने देखा तो ऑलमोस्ट आधा घंटा से 40 मिनट तक मुझे और मेरी मिसेस को समझाते रहा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पूरा डायमेंशन लिखा हुआ था। मेरा लंग्स में भी था, मेरे स्पाइन में भी था, मेरा हिप में भी पूरा बढ़ चुका था। तो बोला कि ठीक है, हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे, और लंग्स का कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। आई डोंट नो क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा जानने का कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि हम तब तक बिल्कुल अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे चुके थे, क्योंकि हमको पता था कि मुझे जिंदा रहना नहीं है। मैं परमेश्वर से सिर्फ एक थोड़ा मोहलत मांग रहा था कि कम से कम 6 महीना या 1 साल और थोड़ा सा जिंदा रह जाऊं,
जिससे बचा हुआ जो थोड़ा सा काम है उसको कर पाऊँ। ऐसे करते करते जब उसने बोला कि ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले एक और टेस्ट बोला, वो 19 जनवरी को हुआ। उसको बोलते हैं, एक बायोप्सी होता है जो यहाँ से अंदर से सेल निकालते हैं, और एक ब्रोंकोस्कोपी होता है जिसमें लंग से कुछ सेल निकालते हैं। उसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट आता है, कम से कम 8-10 दिन लगता है। तो ये टेस्ट होने के बाद में जब वो वहाँ दिल्ली में था, सारे जो मेरे जितने दोस्त थे सभी मुझसे मिलते रहते थे, सबके घर में जाता था, शाम को डिनर करते थे, क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत अहम था कि उन लोगों को पता था कि ये दिनेश के साथ में शायद आखिरी डिनर होगा। लगभग हर इवनिंग को हम लोग डिनर में कहीं ना कहीं मिलते थे, और जिस दिन नहीं मिलते थे तो हमारे पास ही आ जाते थे। इसमें 19 तारीख का रिजल्ट अभी बाकी था, उसी बीच में 26 जनवरी आने वाला था। तब तक हमने अपना, मैं और मिसेस ने अपने बेटा को नहीं बताया हुआ था। तब हमने बेटा को बताया कि बेटा कि मुझे सस्पेक्टेड कैंसर है। तो उसने बोला कि पापा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो दिल्ली से पुणे आया, पुणे से दिल्ली आया, तीनों मिले। हमारे लिए टाइम बहुत कम था, हम लोगों ने एक एक मिनट, एक एक दिन बहुत अच्छी तरह से गुजारा। जो भी हो सकता था बेस्ट पॉसिबल वे में, जो भी बेस्ट अफोर्ड में कर सकता था खाना, बेस्ट जो अफोर्ड कर सकता था वो जगह में घूमने गए, क्योंकि हो सकता था, क्योंकि हम लोग के लिए बहुत कम समय था, आखिरी घड़ी थी। मैं और मिसेस हमेशा किसी मॉल में चले जाते थे, क्योंकि मॉल में जाने से थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो जाता था, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती थी। इसी बीच में 26 जनवरी को मैं जीसस कॉल्स का मेंबर था, तो मेरा फ्रेंड एक डॉक्टर नोवेल है, उसको भी मैं बताया हुआ था कि मुझे ऐसे लंग्स कैंसर हुआ है। उसने बोला ओके आई विल प्रे। और जब मैं जीसस कॉल में भी मेल किया था, उसका रिप्लाई तो नहीं आया था, लेकिन उस बीच में 26 जनवरी को हमारे होम टाउन दुमका में डॉक्टर दिनाकरन का प्रोग्राम था। 26 जनवरी सुबह को डॉक्टर पॉल दिनाकरन का कॉल मेरे फ्रेंड डॉक्टर नोएल के पास आता है कि जो जीसस कॉल का एक जो गाना है, यीशु बुलाता तुम, उसको संथाली लैंग्वेज में, हमारे को लोकल लैंग्वेज में गाना था। तो चूंकि मेरा फ्रेंड सिंगर भी था, तो उसको बुलाया अपने पास कि ये गाना हमको सिखाओ। तो जो मॉर्निंग में उसके पास आया तो उसको मौका मिला, उसने बोला कि सर वन ऑफ माई फ्रेंड इज हैविंग ए लंग्स कैंसर, कैन वी प्रे, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड को लंग्स कैंसर हुआ है, क्या उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो उस जगह पे सिर्फ डॉक्टर पॉल दिनाकरन थे, मेरा दोस्त नोवेल था, और एक मेरा दोस्त एक्समस मरंडी था। तीनों ने मिल के प्रे किया। उसके दूसरे दिन 27 या 27 तारीख को मेरा बेटा पुणे चला गया। मुझे पता था 28 तारीख को संडे था, मंडे को हमारा रिपोर्ट आने वाला था। 28 तारीख को मैं और मिसेस एक बड़े मॉल में गए, वहाँ बहुत अच्छा खाना खाया, मूवी भी देखा, क्योंकि हमें पता था कि मंडे को शायद मेरा एडमिशन हो जाएगा, इसके बाद पता नहीं क्या होगा। शाम को आए फिर 28 जनवरी को अपने रूम में। 29 को हम इंतज़ार करते रहे मंडे को, क्योंकि रिपोर्ट आएगा, लेकिन दोपहर तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। फिर हम दोनों, मैं और मेरी मिसेस दोनों दोबारा फिर मॉल में चले गए घूमने के लिए। वहाँ से लगभग 3:30 बजे वापस आए। तो 4 बजे मेरा, हम लोग का जो बीएसएफ का एक लाइजन ऑफिसर होता है एम्स में, उसका कॉल आता है कि सर आपका 3 रिपोर्ट आ गया है। 4 रिपोर्ट था, उसमें 3 रिपोर्ट आ गया है। मैंने तुरंत गाड़ी मंगाया, 2 घंटे लगभग लगता था जहाँ पे मैं रहता था। एम्स में गया, एम्स से एक डेजिग्नेटेड प्लेस था, वहाँ से 3 रिपोर्ट ले लिए। शाम का समय था, जब वो वापस आया तो कम से कम 8 बज चुका था।
तो मैं और मिसेस को कोई दिलचस्पी नहीं थी कुछ रिपोर्ट में, क्योंकि मुझे पता था, मेरे मिसेस को भी पता था कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हम दोनों टालते रहे। हम दोनों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले डिनर कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है रिपोर्ट पढ़ने के बाद हम डिनर करने की स्थिति में रहे या ना रहे। डिनर करने के बाद फिर हम टालते रहे, थोड़ी देर 10-15 मिनट उस कैंपस में घूमते रहे। तो फाइनली हम 9:30 पौने 10 बजे अपने कमरे में पहुंचे। मैं और मिसेस दोनों बेड में बैठे हुए थे, सामने टीवी चल रहा था और 3 लिफाफा मेरे हाथ में था। मैं उसको पढ़ने लगा, पहला लिफाफा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, या मेरी आंखों का धोखा है, मैं सही पढ़ रहा हूं या गलत पढ़ रहा हूं। कम से कम 20 बार उस लिफाफे को पढ़ा। इसके बाद फिर मेरी मिसेस को दिया कि बबीता इसमें पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है। उसने भी पढ़ा, कई बार पढ़ा। फिर हमको देख रहा है ये क्या लिखा है इसमें, क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो फर्स्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ था, देयर इज नो एविडेंस ऑफ कैंसर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेकंड रिपोर्ट, there is no evidence of cancer. Third report, there is no evidence of cancer. Hallelujah. हमारे आंखों से पूरी नींद गायब हो चुकी थी, थकान पूरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी डर था, क्योंकि जो चौथा रिपोर्ट है वो पता नहीं कैसे आएगा, क्या होगा उसमें। हम दोनों रात भर नहीं सोए, बस लेटे रहे। और फाइनली 3:30 बजे लगभग सुबह उठ के हम लोग नहा धो के तैयार हो गए। सुबह ब्रेकफास्ट करके हम 8 बजे एम्स के लिए निकले। डॉट 10 बजे हम एम्स में पहुंचे, उसी लेडी डॉक्टर के पास जो कैंसर डिपार्टमेंट के पास में, क्योंकि वो बहुत सीनियर डॉक्टर थी। उसने जो 4th रिपोर्ट है अपना पियोन के थ्रू अपने पास मंगा लिया था। इसमें उसके पीए को बोला कि मैं आया हुआ हूँ, तो लगभग 2-3 मिनट के बाद ही डॉक्टर ने अंदर बुला लिया। जैसे ही अंदर गया, मैंने डॉक्टर को बोला, मैडम एज पर 3 रिपोर्ट देयर इज नो एविडेंस ऑफ कैंसर, कि मैडम 3 रिपोर्ट के आधार पर कैंसर का कोई एविडेंस नहीं है। डॉक्टर ने बोला, दिनेश आई हैव गॉट द 4th रिपोर्ट ऑल्सो, कि मेरे पास चौथा भी रिपोर्ट है, एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ कैंसर। हालेलुया। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, थैंक्स बी टू गॉड। डॉक्टर ने बोला, यस दिनेश, ओनली गॉड कैन डू सच ए मिरेकल्स, डॉक्टर कैन नॉट डू। ये एम्स की हिस्ट्री में पहली बार है कि इस टाइप का मिरेकल हुआ है, नहीं तो कभी नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसने हमको वहां से जो ट्रीटिंग डॉक्टर के पास में भेजा, जिसने समझाया था मेरी और मेरी मिसेस को लगभग आधा घंटा 40 मिनट कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे। जब उनके पास गया तो फिर हमको बताया, जब आपका कैंसर का कोई लक्षण ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो आपका क्या ट्रीटमेंट करूं, तो आप जा सकते हैं। और फिर वहां से निकलने के बाद सबसे पहले अब मैं अपना प्रिय दोस्त डॉक्टर नोवेल को कॉल किया, एक दूसरे को, क्योंकि दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं बोला कि गुड मॉर्निंग सर, आई एम नॉट ए कैंसर पेशेंट। डॉक्टर बोला कि हाउ कैन, बोला कि डॉक्टर ऑफ एम्स हैव डिक्लेयर्ड कि आई एम नॉट द कैंसर पेशेंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद फिर मैं और मिसेस एक दूसरे, जितने भी साथी थे, जितने भी फ्रेंड्स थे, जितने भी रिलेटिव्स थे, सबको फोन करते गए। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, ये द स्टोरी मेरी लाइफ का मैं आपको बताना चाहता था। मैं एक बहुत ही सिंपल आदमी हूँ, बहुत ही साधारण आदमी हूँ, और जब मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया, उस टाइम जब मुझे पता था कि मुझे जिंदगी मिल नहीं सकती है, थोड़ा सा शायद मोहलत मिले,
थोड़ा सा समय मिले। मैंने इतना ही मांगा था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कई गुना ज्यादा दे दिया। अब मुझे पूरा लाइफ ही दे दिया इसमें। हालेलुया। हमारे यह परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। हमारे यह परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। और उस दिन से मैं विश्वास करता हूं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोग को बताया, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। जो बाइबल में लिखा है बिल्कुल सच्ची बात लिखा है, हमें सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। इसमें एक छोटा सा एक कहानी के साथ मैं अपनी बातों को मैं खत्म करता हूं। जब हम लोग स्टूडेंट थे कॉलेज में, तो उस टाइम फीबा रेडियो होता था। जो मेरे एज के होंगे, मुझसे बड़े होंगे, उन लोगों को पता है। उसमें जो वक्ता था, जो प्रीचर था, वो बोल रहा था, देयर वाज ए मदर एंड सन हु वेंट टू ए ग्रोसरी शॉप। एक बार एक माँ और एक बच्चा एक राशन स्टोर में, ग्रोसरी की दुकान में गए। When the mother was busy in purchasing some grocery item, जब माँ जो है ग्रोसरी आइटम को परचेज करने में बिजी थी, the small kid was continuously looking at a jar which was full of chocolate. तो छोटा बच्चा था, कंटिन्यूअसली उस चॉकलेट को देखे जा रहा था इसमें। Suddenly, the shopkeeper noticed that kid. अचानक उस शॉपकीपर ने उसने बच्चे को देख लिया कि ये उसमें हमेशा देख रहा है। तो शॉपकीपर ने वो ढक्कन को खोला और बच्चे को बोला कि बेटा जितना लेना चाहते हो इससे ले लो। बट द रिप्लाई वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उसका उत्तर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बोला कि अंकल यू प्लीज गिव मी, आप मुझे दे दीजिए। तो शॉपकीपर ने पूछा कि क्यों, तुम अपने से क्यों नहीं लेना चाहते? बच्चा ने जवाब दिया, अंकल माई हैंड्स आर टू स्मॉल, योर हैंड्स आर टू बिग, व्हेन यू गिव मी यू विल गिव मोर एंड मोर। हालेलुया। जब हम सोचते हैं अपने से लेना चाहते हैं, बहुत कम होता है, लेकिन जो परमेश्वर देता है बहुत ज्यादा देता है, जितने आप उम्मीद भी नहीं करते। हालेलुया। मेरा इस टेस्टिमनी से मैं आपको यही एक और चीज बताना चाह रहा था कि जब भी आपके विश्वास में कमी आ जाए, आपके विश्वास डगमगाने लगे, उस दिन भाई दिनेश को, अंकल दिनेश को जरूर याद कीजिएगा। जब मेरे साथ, एक साधारण आदमी के साथ ऐसे हो सकता है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। और कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं यहाँ खड़े होके गवाही दे रहा हूं, कल को आप में से कोई आदमी यहां आके परमेश्वर की गवाही दे। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने बलवानों को सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तु से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। इस परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।